दोस्तों, हम सभी स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन आपने सुना होगा कि ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में नुकसान उठाते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम या तो गलत शेयर चुन लेते हैं या फिर बहुत महंगा शेयर खरीद लेते हैं। तो चलिए, आज हम समझते हैं वो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो किसी शेयर को अच्छा या लंबी रेस का घोड़ा बना देते हैं। ये समझने में ये समझने से आप भी अपने पोर्टफोलियो में सही शेयर चुन सकेंगे और अपने निवेश को बढ़ावा दे सकेंगे। तो आज हम उन जरूरी इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे जो किसी कंपनी के परफॉर्मेंस को समझने में मदद करते हैं। तो बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया दोस्तों होता है पी रेशियो। पी रेशियो ये बताता है कि किसी भी शेयर में 1 रुपए कमाने के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। और उस कंपनी के लेट सपोज की कंपनी 1 करोड़ रुपए कमाती है, किसी भी क्वार्टर में 1 करोड़ रुपए कंपनी कमा रही है। और कंपनी में जो नंबर ऑफ शेयर्स पूरे के पूरे जो है फैले हुए पूरे नंबर ऑफ शेयर्स जो है नंबर ऑफ शेयर्स इट मींस कि वो पूरे शेयर्स जो कि प्रोमोटर्स के पास है, जो कि पब्लिक के पास है, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास है, उन सबको मिला करके अगर नंबर ऑफ शेयर्स लेट सपोज की 20 लाख है, तो जब 1 करोड़ से 20 लाख को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। अगर लेट सपोज की कोई एक फिगर आती है, कोई भी एक्स हम मान लेते हैं कि एक्स वैल्यू या कोई भी वैल्यू अगर आती है, लेट सपोज की 30 40 कोई भी आती है अर्निंग पर शेयर, तो वो हो जाएगी कि उस शेयर की उस पर्टिकुलर मतलब मीन्स एक शेयर की इतनी अर्निंग मानी जाएगी। इट मीन्स की हर एक शेयर अर्निंग पर शेयर, इट मीन्स की हर एक शेयर जो है तो उसने इतनी अर्निंग किया। तो अगर अर्निंग पर शेयर हर क्वार्टर में बढ़ता जाए तो वो बेशक अच्छी बात होगी कि हर क्वार्टर में आपकी अर्निंग जो है तो बढ़ रही है। इसका मतलब है कि वो शेयर जो है तो प्रॉफिटेबल है। लेकिन इसमें एक और चीज समझने की है कि हम अब पी रेशियो को समझेंगे। पी रेशियो का मतलब होता है कि स्टॉक प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर। इट मींस कि लेट्स सपोज कि अगर स्टॉक प्राइस आपका 300 है, इट मींस कि स्टॉक प्राइस का मतलब ये है कि जो हम लोग डेली शेयर की जो वैल्यूज देखते हैं, शेयर की वैल्यू अगर 300 है और अगर अगर आपकी अर्निंग पर शेयर इट मींस कि हर एक शेयर से जो अर्निंग हो रही है, लेट सपोज कि वो अगर आती है 20 रुपए आती है, तो इसकी पी क्या हो गया आपका? पी इसका हो गया 15 आ गया इसका पी। पी इसका 15 हो गया। तो पी क्या होना चाहिए? पी हमारा ऑलवेज कम होना चाहिए। पी जितना कम होगा उतना अच्छा है। इसका मतलब हुआ कि पी जितना कम होगा उतना अच्छा है। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि स्टॉक की प्राइस बेसिकली वो बढ़ती जाती है, क्योंकि स्टॉक की प्राइस किस बात पे डिसाइड होती है? स्टॉक की प्राइस इस बात पे डिसाइड होती है कि कितने सेलर हैं और कितने आपके बायर हैं। अगर जाहिर सी बात है, अगर बायर बहुत ज्यादा होंगे और सेलर कम होंगे तो स्टॉक की प्राइस क्या होगी? बहुत तेजी के साथ में बढ़ जाएगी। लेकिन अगर स्टॉक की प्राइस बहुत ज्यादा तेजी के साथ में बढ़ जाती है और अगर उसका पी ज्यादा होता है तो वो स्टॉक हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ईपीएस क्या है? ईपीएस ईपीएस अर्निंग पर शेयर, यानी कि हर शेयर की अर्निंग के हिसाब से हमारा डिसाइड होता है पी। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। आमतौर से हम लोग जो पी को सेलेक्ट करते हैं वो 30 से कम पी को अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो ये एक क्राइटेरिया हुआ हमारे स्टॉक के सिलेक्शन में। स्टॉक के सिलेक्शन में अब हमारा जो दूसरा क्राइटेरिया आता है दोस्तों, वो आती है बुक वैल्यू। किसी भी स्टॉक की जो बुक वैल्यू होती है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू कहलाती है किसी भी स्टॉक की। ठीक है, अब बुक वैल्यू क्या होती है कि ये किसी भी कंपनी की जो होती है, किसी भी कंपनी की जो टोटल एसेट्स होती हैं, किसी कंपनी की लेट सपोज की टोटल एसेट्स जो भी उसकी होगी और टोटल लायबिलिटीज, लायबिलिटीज मतलब जब सपोज की उसको कोई लोन देना है या उस कंपनी को कोई जो है तो सैलरीज के फॉर्म में देना है या कुछ भी जो देनदारी है कंपनी की, तो एसेट्स पूरे जो कुल मिला जुला करके जो एसेट्स होंगे कंपनी के, उनसे अगर लायबिलिटीज को हम हटा दें, लायबिलिटीज को घटा दें और हमारे आउटस्टैंडिंग शेयर का मतलब कि कितने शेयर आपके कुल मिला जुला करके हैं। इट मींस कि उसमें प्रोमोटर्स भी होंगे, उसमें पब्लिक भी होगी, उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी होंगे।
तो हमारे क्या निकलती है, बुक वैल्यू। आमतौर से बुक वैल्यू किसी भी शेयर की काफी कम होती है एज कंपेयर टू आपकी जो शेयर की जो वैल्यू जो आप लोग मार्केट में देखते हैं। ये शेयर की जो बुक वैल्यू होती है वो बहुत ही कम होती है। तो बुक वैल्यू जो शेयर की होती है उसके हिसाब से आप निकालते हैं कि जो हमारी जो मार्केट वैल्यू शेयर की है वो बुक वैल्यू के आसपास है कि ज्यादा है। अगर बुक वैल्यू के आसपास है तो इसका मतलब कि आपका शेयर का जो प्राइस है वो जेन्युइन प्राइस है। अगर बुक वैल्यू से शेयर की वैल्यू अगर उसकी बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वो शेयर काफी महंगा है और उस शेयर को भी हम लोग अवॉइड करते हैं लेने से और हमको वो शेयर नहीं खरीदना चाहिए। तो आपको ये समझ में आ गया। अब चलिए जो हमारे जो नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा पैरामीटर जिस शेयर को सेलेक्ट करने का वो है डेप्टर डेज। जो अकाउंट रिसीवेबल है सपोज कीजिए कि वो आपकी हम 30,000 मान लेते हैं अकाउंट रिसीवेबल 30,000 है हमारा जो हमें लेना है अभी। और टोटल क्रेडिट सेल्स यानी कि इस ईयर में जो टोटल क्रेडिट सेल जो आपने की है लेट सपोज कि उसका अमाउंट है आपका 10 लाख और इनटू नंबर ऑफ डेज हम ले लेंगे 365 क्योंकि हम पूरे साल को लेकर के बात करते हैं। ठीक है। तो हमारा जो डेप्टर डेज हो गए वो डेप्टर डेज ऐसे कैलकुलेट में आता है। तो जो भी हमारा डेप्टर डेज जो आप कैलकुलेट करके आता है वो डेप्टर डेज ये बताता है कि आपको अपने क्लाइंट से पैसा लेने में इतना टाइम लगता है। आपको क्लाइंट से मतलब आपने जो कोई सामान बेचा और उससे क्लाइंट से लेने में इतना टाइम आपको लग जाता है। लेट सपोज कि किसी को क्लाइंट से लेने में 60 डेज लगते हैं उसको पैसा वसूल करने में और किसी को लगते हैं 30 डेज। तो जो 60 डेज है वो ज्यादा होगा 30 डेज कम होगा। यानी कि डेप्टर डेज जितना कम होगा उतना अच्छा है। डेप्टर डेज जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा जो है तो अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग जो नेक्स्ट पैरामीटर के बारे में जो हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर के बारे में देखेंगे वो नेक्स्ट पैरामीटर है शेयर होल्डिंग पैटर्न। किसी भी शेयर में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो ये बताती है कि आपके आपके जो शेयर स्टॉक है जिस स्टॉक को आप पिक कर रहे हैं उस स्टॉक में कौन कौन पार्टीज इन्वॉल्व हैं। उन कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं जिन्होंने उस शेयर को खरीद रखा है। जैसे कि सबसे पहली पार्टी क्या होगी, प्रोमोटर हो गया। अगर प्रोमोटर के होल्डिंग ज्यादा है लेट सपोज कि किसी शेयर में प्रोमोटर की 90% होल्डिंग है किसी शेयर में प्रोमोटर की 70% होल्डिंग होती है प्रोमोटर की होल्डिंग ज्यादा है अच्छा माना जाता है। क्यों अच्छा माना जाता है, क्योंकि जिसका शेयर है जिसका स्टॉक है जिसकी कंपनी है हम कह सकते हैं उसको अगर अपनी ही कंपनी पे भरोसा नहीं होगा तो दूसरे लोगों को उसकी कंपनी भरोसा क्यों होगा। इसलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे पहले प्रोमोटर हो तो प्रोमोटर की होल्डिंग ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी क्या है कि प्रोमोटर की होल्डिंग ज्यादा तो होनी चाहिए लेकिन दूसरी चीज ये भी आती है कि अगर लेट सपोज कि प्रोमोटर की होल्डिंग 70% है और पब्लिक की होल्डिंग 30% है और तो प्रोमोटर क्या कर सकता है, प्रोमोटर कभी भी अपनी होल्डिंग को कम कर सकता है। प्रोमोटर कभी भी अपनी होल्डिंग कम कर सकता है तो प्रोमोटर की होल्डिंग कम होगी फिर पब्लिक को होगा नुकसान होगा। इससे इसलिए किसी भी शेयर में पब्लिक को ये चीज देखनी चाहिए कि उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितने इन्वॉल्व है, एफआईआईस कितने इन्वॉल्व है, डीआईएस कितने इन्वॉल्व है। क्यों, क्योंकि जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी भी शेयर को देखते हैं तो उनके पास क्या होते हैं, उनके पास फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो कि किसी भी शेयर की एनालिसिस करते हैं जिनका काम ही होता है एनालिसिस करना और बेस्ट स्टॉक को पिक करना और बेस्ट स्टॉक को पिक करना और बेस्ट प्राइस पर किसी स्टॉक को खरीदना। ये उनका मेन काम होता है। इसलिए क्या करते हैं अगर किसी शेयर में आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है तो आपका वो शेयर अच्छा होता है। तो सिर्फ और सिर्फ प्रोमोटर की ज्यादा होल्डिंग को ही देख के नहीं हमें ये भी देख के लेना चाहिए कि उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग कितनी है। एक चीज और यहां पे आती है कि अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर प्रोमोटर लेट सपोज कि प्रोमोटर बेचता है लेट सपोज कि एक क्वार्टर में प्रोमोटर की होल्डिंग होती है 70% और नेक्स्ट क्वार्टर में प्रोमोटर की होल्डिंग लेट सपोज कि 65% हो जाती है।
तो प्रोमोटर की होल्डिंग तो कम हो रही है। अब उस केस में हमें देखना पड़ेगा कि उन प्रोमोटर ने जो बेचा है उनके माल को खरीदा किसने है। अगर उसी शेयर्स को 5% जो उसकी प्रोमोटर की होल्डिंग कम हो रही है, अगर मान लीजिए कि इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 5% बढ़ जाती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की एफआईएस या डीआईएस अगर उसको खरीद रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है। और हम ये देखते हैं कि एफआईएस कितने हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ माइनर लेवल ऑफ परसेंटेज ऑफ अफेयर्स है, लेट्स सपोज कि 1% 2% या डीआईएस 1% 2% है, तो उनको भी हम अवॉइड कर देते हैं, बहुत ही कम है। तो स्टॉक मार्केट में जब भी हम लोग शेयर को खरीदते हैं तो उसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, जब भी पब्लिक को खरीदना चाहिए तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उसमें जो है तो प्रोमोटर की कितनी होल्डिंग है, एफआईएस की कितनी होल्डिंग है और पब्लिक की कितनी होल्डिंग है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है दोस्तों, वो आती है कि हमें देखना होता है सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ क्या है कि सॉरी, हमें देखना होता है, हाँ, सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ क्या होती है कि किसी भी कंपनी की सेल्स ग्रोथ कैसी हो रही है, कंपनी कैसी सेल्स कर रही है। ठीक है, सेल्स ग्रोथ का मतलब ये हो गया कि किसी क्वार्टर में मे बी एक क्वार्टर में किसी कंपनी ने अगर सेल्स ग्रोथ कोई की हुई है तो अगले क्वार्टर में उससे ज्यादा होनी चाहिए, फिर उससे अगले क्वार्टर में ज्यादा होना चाहिए। कहीं कहीं पे माइनर वेरिएशन है तो चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। लेट्स सपोज कि अगर हम ऐसे देखते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे, एक लेमैन एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। लेट्स सपोज कि अगर कोई ऑटोमोबाइल की कंपनी है और उसने कार, मान लीजिए कि लेट्स सपोज कि उसने कार अगर बेची है, उसने कहा कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर उसने 10,000 कारें बेची थी, इस बार वो 12,000 कार बेच रही है, फिर उसके बाद अगर वो 20,000 कार बेच रही है, तो ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। या अगर ये भी सही है कि अगर मान लीजिए कि पिछले साल उसने 10,000 बेची थी, फिर इस साल उसने मान लीजिए कि 9,000 बेची है, फिर अगले साल उसने फिर से 10,000 बेच दिए, 11,000 बेच दिए, ये भी सही है। लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए कि कोई कोई पिछले साल 10,000 बेची थी, इस साल 2,000 की सेल हो गई, तो सेल बहुत कम हो रही है। तो हम लोग सेल के वेरिएशन को देखते हैं कि सेल की ग्रोथ है कि नहीं है। सेल्स में ग्रोथ होनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर का जो प्राइस बढ़ता घटता है वो ग्रोथ के ऊपर बढ़ता है। आपने पिछले साल कितनी भी ज्यादा ग्रोथ कर दी हो, कितनी भी ज्यादा आपने सेल कर दी हो, लेकिन इस साल जब ज्यादा होगी तभी वो अच्छा इंपैक्ट दिखाएगा स्टॉक मार्केट में, और अगले और उसकी जो है तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट उसके अच्छे नजर आएंगे और लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो आपको ये बात समझ में आ गई सेल्स ग्रोथ की। अब हम लोग जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है बिजनेस फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। दोस्तों, किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उसके बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स को देखना चाहिए। जैसे कि आजकल क्या है, ईवी का जमाना है, आजकल क्या है, जो पावर सेक्टर का जमाना है, सोलर जितनी भी सोलर पावर है, इनकी जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो हमें इस चीज को भी देखना पड़ता है कि हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट मतलब कि जो फ्यूचर में जो बिजनेस चलने वाले हैं उनके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि अगर आप सही टाइम से फ्यूचर की बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो फिर आपको स्टॉक मार्केट से अच्छे पैसे की कमाई होगी। तो दोस्तों, इसमें जो एक पॉइंट और रह जाता है वो है मार्केट कैपिटल। किसी भी शेयर की हमें मार्केट कैपिटल के ऊपर बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। मार्केट कैपिटल बेसिकली क्या होती है, स्टॉक प्राइस इनटू टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स। जितनी भी स्टॉक प्राइस आपकी होगी, किसी शेयर की जितनी भी स्टॉक प्राइस आपकी होगी, लेट सपोज कि 300 स्टॉक प्राइस है, और अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ शेयर्स आपके हैं, लेट सपोज कि 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो 300 इंटू 10,000 ये हो जाएगी आपकी मार्केट कैपिटल। ठीक है, तो दोस्तों, अब हम कंक्लूड करते हैं। हमें लगता है कि आपको ये पसंद आया होगा ये वीडियो। अ, और अगर आपको अच्छा लगता है तो बेशक आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। दैट्स ऑल। थैंक यू।